जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज जो लोग 2021 में प्री देने जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये 8वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप जाकर के सभी वीडियोस देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से रिलेटेड। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। ऑप्शन दिए थे 3 और इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बताया होगा। तो मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर्स वर्कशॉप इन एसोसिएट विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी तैयारी और भी पक्की होगी और आप अपने गोल के और करीब जा पाएंगे। इसी मेंटर्स वर्कशॉप में अगली जो क्लास होने वाली है वो मेंस एस्से राइटिंग के लिए होगी। इसमें फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नारायण एंड अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर सुदर्शन गुर्जर अर्बन क्राइसिस इन इंडिया यानी कि भारत में शहरी संकट पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आपको 11 दिसंबर की शाम 5 बजे लाइव होगी। इससे आप अपनी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हैं और क्लास को लाइव देखकर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी से एनरोल करें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां पर रजिस्टर करना है। अपना गोल सेलेक्ट करिएगा वहां पर यूपीएससी सीएससी। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो कोड दिया हुआ है हमारा EME10 इसको अप्लाई कर दीजिएगा और ये बिल्कुल फ्री है। इससे आप प्लस सब्सक्रिप्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में से चेक कर लीजिए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है डी, यानी कि तीनों ही इसके सही हैं। डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ थोड़ा सा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भी दृष्टिकोण के अनुरूप हों। 0 से लेकर के 18 वर्ष की आयु वर्ग के एक व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग का मुख्य अधिदेश बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना है। आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। ठीक है, स्वतः ही संज्ञान ले लेगा ये, यदि उसे नजर आता है कोई मामला तो। और बच्चों के अधिकारों को बाधित करने वाले कारकों की जांच भी ये करता है। ठीक है, आज का प्रश्न है नेक्स्ट। विश्व व्यापार संगठन के सैनिटरी और फाइटोसैनिटिक मेजर्स समझौते द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें 3 सिस्टर्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? 3 सिस्टर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन, तीसरा पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है आपका 4th विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो कौन सा है इसमें जिन्हें 3 सिस्टर के नाम से जाना जाता है? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या फिर 2 4? आज क्या करिए, आप विश्व व्यापार संगठन को निकाल लीजिए किसी बुक से या फिर गूगल से सर्च करके और उसको पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है इसका बी यानी कि 1 2 4। तीसरा नहीं है, पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 सिस्टर के अंदर नहीं है। खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन और पशु स्वास्थ्य मानकों के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन सहित इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन को विश्व व्यापार संगठन के सैनिटरी और फाइटोसैनिटिक मेजर्स समझौते द्वारा मान्यता
प्राप्त 3 सिस्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एक नीति निर्माण निकाय के रूप में FATF यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामकीय सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, FATF की सिफारिशों को लागू करने के लिए 200 से अधिक देश और अधिकार क्षेत्र प्रतिबद्ध हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि देशों द्वारा FATF मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो FATF के पास देशों को जवाबदेह बनाने की शक्ति नहीं है। कौन सा सही है? पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। थोड़ा सा पॉज करिए और इसको आज पढ़ डालिए। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आज आप पढ़ लीजिए। आंसर मैं बता देता हूं इसका, ए आंसर है। ठीक है, एक नीति निर्माण निकाय के रूप में FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय विधायी और नियामकीय सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। FATF की सिफारिशों को लागू करने के लिए 200 से अधिक देश और अधिकार क्षेत्र प्रतिबद्ध हैं। FATF सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए भी कार्य करता है। ये इसके कार्य हैं। मेंस में बाई चांस आ जाए तो लिख सकते हो आप। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है यहाँ पर। FATF द्वारा देशों पर निगरानी रखी जाती है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं और देशों को मानकों का अनुपालन करने हेतु जवाबदेह बना रहे हैं। दोस्तों, जो अनअकैडमी की जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं ना मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं उन चीज़ों का प्रचार कर रहा हूँ जो बिल्कुल उस पर फ्री हैं। आप जाइए, ये जो कोड है EME10 इसको आप डाल दोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी जो फ्री हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पेड ले लीजिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वहाँ से जाकर के जो नए नए कुछ लोग होते हैं, ठीक है, मेंटर्स वर्कशॉप होते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कहीं अच्छी जगह कोचिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने वो आपके लिए प्रचार कर रहा हूँ उस चीज़ का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक परियोजनाओं को परियोजना के प्रकार के बावजूद पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है? पहला स्टेटमेंट है, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान। दूसरा, खाड़ी क्षेत्र। तीसरा, आदिवासी बस्ती। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र। कौन सा सही है इसमें से? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या सभी? तो आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। यदि पढ़ा हो तो आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। आंसर है इसका D, यानी कि सभी हैं। निम्नलिखित अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से नाजुक संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक परियोजनाओं को परियोजना के प्रकार के बावजूद पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है? धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान, पुरातात्विक स्मारक, दर्शनीय क्षेत्र, हिल रिसोर्ट, बीच रिसोर्ट्स, मैंग्रोव, कोरल, विशिष्ट प्रजाति के प्रजनन स्थल के से संबंध तटीय क्षेत्र, ज्वार नदीय मुख या खाड़ी क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर भंडार रिजर्व बोल सकते हैं इसे, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय झील और दलदली भूमि जो होती हैं, भूकंपीय क्षेत्र, आदिवासी बस्ती, वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक रुचि के क्षेत्र, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष रूप से सुरक्षा महत्व और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील, सीमा क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा क्षेत्र हैं, हवाई अड्डे। ठीक है, तो ये क्या है? संवेदनशील के अंतर्गत आते हैं। मंजूरी आवश्यकता यहाँ पर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सभी लोग परिचित होंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक संस्थापक सदस्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व आर्थिक मंच नए GPAI के सचिवालय की मेजबानी करता है। विश्व आर्थिक मंच, तो कौन सा सही है? पहला दूसरा दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए। आंसर आप इसका है A, या A यानी कि
पहला सही है, दूसरा इसका गलत है। ठीक है। भारत हाल ही में संस्थापक सदस्य के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है। यह बहुत हितधारक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है, जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देती है। GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार मानव को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के लिए उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। ठीक है। GPAI का एक सचिवालय है जिसकी मेजबानी कौन करता है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, ना कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की संप्रभुता का अर्थ है। क्या है संप्रभुता का अर्थ? आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि भारत एक संप्रभु देश है, तो इसका अर्थ क्या है संप्रभु का? तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत को आदेश नहीं दे सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा, पहला, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा? थोड़ा सोचिए और बताइए इसका आंसर, तो बता देना चाहिए। आंसर मैं इसका बता देता हूँ। आंसर है इसका बी। ठीक है, बी यानी कि पहला है केवल। ठीक है, संप्रभुता का मतलब ही यही है, कोई भी बाहरी शक्ति जो है भारत को आदेश नहीं दे सकती। हम अपने आप में क्या हैं? संप्रभु हैं। संप्रभुता का तात्पर्य केवल यह है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है, जो अंततः लोगों द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी कि जनता द्वारा निर्देशित होते हैं। भारत की कोई भी बाहरी एजेंसी भारत को निर्देशित नहीं कर सकती है। ठीक है। हालांकि संप्रभुता की धारणा सभी लोकतांत्रिक अधिकारों के ढांचे के तहत शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए संप्रभु राज्य अपने नागरिकों के बीच तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है, यानी कि जैसे किसी को आरक्षण देना, किसी को चावल दाल इस टाइप की चीज़ें देना, तो भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो भी किस लिए? समानता लाने के लिए। ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक संप्रभु राज्य तर्कसंगत राज्य पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है, क्योंकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, भले ही यह लोकतंत्र के लिए पूर्ण हो। तो मैं आपको एक मेंस के लिए इससे रिलेटेड प्रश्न देता हूं, क्या वाकई में जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इस समय, तो क्या भारत जैसे देश या हमारा भारत देश संप्रभुता को वाकई में अप्लाई कर पा रहा है? क्या हम दूसरी जो संगठन हैं उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो इस पर आप लिखने का प्रयास करिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, 44वें संवैधानिक संशोधन ने उद्देशिका में 3 नए शब्द, क्या है उनके नाम? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़े गए थे। ये 44वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे क्या? नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पहला कौन सा सही है इसमें से? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, या फिर दोनों ही गलत हैं इसमें? ये तो आंसर बता देना चाहिए आपको। आंसर है इसका बी यानी कि केवल इसमें दूसरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, ये जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था और जिसे संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से जनजातीय अधिकारों से संबंधित है? जनजातीय जो अधिकार हैं वो किससे संबंधित हैं? 14 से, 15 से, 16 से या 30 से? कौन कौन से? ठीक है, कह सकते हो आप 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 कौन संबंधित हैं? आंसर है इसका डी, यानी कि सभी संबंधित हैं जनजातीय अधिकारों से, क्योंकि ये जो अधिकार हैं वो आम व्यक्ति को मिले हैं। तो आम व्यक्ति को तो मिले हैं भारत के अंदर, तो वो जनजातीय भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, स्पेशल भले ही कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो मिले ही मिले हैं। ठीक है, जनजातीय अधिकारों की रक्षा करते हैं। समानता के अधिकार, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो दी हुई हैं, आप इन्हें पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ब्लैक कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका निर्माण जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के माध्यम से होता है।
ठीक है। इसका निर्माण जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के माध्यम से होता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह अल्प समय के लिए विद्यमान रहने वाला एक जलवायु प्रदूषक है। तीसरा स्टेटमेंट है बर्फ पर निक्षेपित होने पर यह बर्फ के तापन की दर को तीव्र कर देता है। कौन सा सही है बताइए इसमें से, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों ही इसके सही हैं। तो ब्लैक कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है आप डेली कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और योजना कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आंसर है इसका डी यानी कि सभी के सभी। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, बायोफ्यूल और बायोमास के अपूर्ण दहन के माध्यम से निर्मित शुद्ध कार्बन है। ठीक है, ब्लैक कार्बन जो है मानव जनित और प्राकृतिक दोनों रूप से उत्सर्जित कालिख से निर्मित होते हैं। जैसा कि ब्लैक कार्बन के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और वे आपस की वायु को गर्म कर देते हैं और सेल्फ लिफ्ट नामक प्रक्रिया द्वारा अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेल्फ लिफ्ट द्वारा। चूंकि ब्लैक कार्बन सौर और पार्थिव विकिरण को अवशोषित करते हैं, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। ब्लैक कार्बन क्या करते हैं, सौर और पार्थिव विकिरण यानी सूरज से आई हुई किरण और पृथ्वी से लौटने वाले जो विकिरण हैं उसको क्या कर लेते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल को ये क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, जिससे यह मानसून तंत्र को भी बाधित कर सकते हैं या करते हैं। यदि ये बर्फ पर निक्षेपित हो जाते हैं तो ये बर्फ के तापन की दर को बढ़ा देते हैं और हिमनदों के पिघलने की दर को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं ब्लैक कार्बन। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसे। ब्लैक कार्बन अल्प समय के लिए विद्यमान रहने वाला एक जलवायु प्रदूषक है। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, फ्लाई ऐश का अत्यधिक उत्सर्जन निम्नलिखित हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों में से किसको उत्पन्न कर सकता है। हानिकारक जो प्रभाव हैं इसके वो क्या कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है यह भूजल में विषैली भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें क्रिस्टलीय सिलिका होती है जो सिलिकोसिस का कारण बन सकता है। कौन सा सही है बताना है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो फ्लाई ऐश के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 2-3 प्रश्न आ चुके हैं प्री के अंदर। ठीक है, मेंस में भी आ सकता है कभी भी। सी आंसर है, सी यानी कि दोनों ही इसके सही हैं। फ्लाई ऐश विद्युत संयंत्र में पास्चराइज्ड कोयला दहन का एक उपोत्पाद है। ठीक है, फ्लाई ऐश में भारी धातुओं और अन्य पदार्थों के ट्रेस सांद्रित होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यह भूजल बोलने में दिक्कत हो रही है, एक्वाफर्स में विषैली भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। फ्लाई ऐश में क्रिस्टलीय सिलिका होती है जो फेफड़ों की बीमारी विशेष रूप से सिलिकोसिस का कारण बन सकती है। दोस्तों ये हुए आज के प्रश्न। मैं आपको कल के लिए एक प्रश्न दे देता हूं, इसका आंसर आपको सर्च करना है, खोजना है, खुद देना है। वे कौन से स्रोत हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वृद्धि करते हैं। मृदा में रहने वाले जीवाणु, ओजोन के साथ होने वाली परावैंगनी विकिरण की प्रक्रिया, तड़ित की घटना, तड़ित झंझा जो होता है, जो बिजली चमकती है वो। तो बताइएगा नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वृद्धि इनमें से कौन कौन कारक करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से हमारा कोड आप यूज कर सकते हैं, अनअकैडमी का डाउनलोड करके उसमें मेरा कोड आप यूज कर लीजिए। ठीक है, और फ्री जितने भी चीज़ें हो रही हैं अनअकैडमी पर उनका लाभ उठाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।